फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पैनल की ड्राइंग को पढ़ना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इलेक्ट्रिकल पैनल की ड्राइंग पढ़ना आ जाता है तो आप कोई भी फॉल्ट ढूंढ सकते हैं आसानी से ड्राइंग की मदद से, क्योंकि जो पैनल होते हैं पैनल की ड्राइंग आती है और पैनल के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर फील्ड में कोई फॉल्ट आ जाता है, उस केस में क्या होता है, स्टार्टर ऑन नहीं होता या फिर वीएफडी ऑन नहीं होती या फिर कुछ भी फंक्शन काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग को देखते हैं। ड्राइंग की मदद से हम उस पैनल के अंदर जाते हैं और ड्राइंग को फॉलो करते हुए एक एक वायरिंग, एक एक फेरूल की सहायता से हम उसके फॉल्ट को ढूंढते हैं। तो हमने ये काफी सारी वीडियो पहले भी बनाई है ड्राइंग के ऊपर, और फ्रेंड्स आपने पहले वाली वीडियो पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि और वीडियो बनाइए, इसलिए हम और वीडियो लेके आए हैं जो कि है सॉफ्ट स्टार्टर के ड्राइंग की। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ड्राइंग है, इसकी मदद से आपको पढ़ना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, सभी कंपनियां अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्राइंग बनवाती है। ये किसी अलग कंपनी की ड्राइंग है जिसकी अलग रिक्वायरमेंट थी, वहां पे एक सॉफ्ट स्टार्टर लगना था, उसको डीसीएस से भी ऑपरेट करना है और फील्ड से भी ऑपरेट करना है। ठीक है, जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही कंपनी ड्राइंग बना के पैनल बना के भेज देती है। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए। कोई भी ड्राइंग हो वो इसी तरह से पढ़ी जाती है। फ्रेंड्स, ड्राइंग को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको जो कंपोनेंट लगे होते हैं पैनल के अंदर उनके बारे में सबका नाम पता होना चाहिए कि इसका क्या नाम होता है। और फ्रेंड्स, जो कंपोनेंट होते हैं उनके सिंबल को भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का सिंबल है। और फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि एनओ क्या होता है और एनसी क्या होता है, क्योंकि एनओ और एनसी का ही पूरा खेल होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को पढ़ना। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग के अंदर एक तो पावर सर्किट डायग्राम होता है और एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम होता है। यानी कि एक तो मोटर को सप्लाई देने के लिए, ये जैसे मोटर है इसको 3 फेज सप्लाई देने के लिए एक तो पावर सर्किट हो गया, यानी कि आर वाई बी को हम मोटर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस स्टार्टर को, ये स्टार्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इस स्टार्टर को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, ऑपरेट करेंगे ऑटोमेटिकली, किस तरह से हम लेंगे, यानी कि जो कंप्यूटर से हम चलाते हैं या पीएलसी से चलाते हैं उसको हम कंट्रोल सर्किट के द्वारा चलाते हैं। तो वो यहाँ पे है कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट हमारा यहाँ पे है। और फ्रेंड्स, टर्मिनल ब्लॉक भी होते हैं जो कि इनकी वायरिंग होती है ना, जो पैनल से निकल के फील्ड में जाती है या डीसीएस में जाती है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये डिटेल भी मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा कि किस तरह से ये होती है। लास्ट में नहीं तो मैं बीच बीच में ही समझाता चलूंगा इनको किस तरह से। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका पावर सर्किट डायग्राम किस तरह से होता है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा मैं जूम करके यहां से लेके चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 फेज की बस बार यहाँ पे पैनल के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर 50 हर्ट्ज, यानी कि ये 4 वायर सिस्टम है। इसके अंदर एक न्यूट्रल भी है, जो कि न्यूट्रल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, न्यूट्रल दिखाया गया है, ये वाला न्यूट्रल है जो कि न्यूट्रल लिंक के थ्रू उठाया गया है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पावर का देखते हैं, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें 3 फेज की जरूरत है, इसलिए इन्होंने 3 फेज ही दिखाए हैं ड्राइंग के अंदर। ठीक है, अलग अलग कंपनियां हैं फ्रेंड्स, जिसका जो दिमाग चलता है वैसे ही ड्राइंग बना देते हैं। तो यहां से आर सप्लाई उठा ली, यहां से वाई फेज उठा लिया और यहां से ब्लू फेज उठा लिया। ये एक बस बार है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद ये R1, Y1 और B1, यानी कि 1 इनको फेरूल नंबर बना दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक MCCB लगा रखी है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि कह सकते हैं हम सॉफ्ट स्टार्टर, जो हमारा ये सॉफ्ट स्टार्टर है इसका इनकमर बन गया। ये MCCB लगा दी जो कि 630 एम्पियर की है, 630 एम्पियर की है। इसके 3 टर्मिनल है फ्रेंड्स, जिसके 1 2 3 4 5 6 इसको नाम दिया है। ठीक है, और जस्ट MCCB के आउटपुट में यहाँ पे K1 3D1 यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगा दिया फ्रेंड्स, जिसके कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 5 6, ये K1 कॉन्टेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये K1 कॉन्टेक्टर है जो कि लगाया हुआ है। इसको ऑन करेंगे ना तो सॉफ्ट स्टार्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये कॉन्टेक्टर लगा दिया, जिससे क्या है, सप्लाई MCCB ऑन करेंगे तो कॉन्टेक्टर में आके रुक जाएगी। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो आगे सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू मोटर के अंदर चली जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद कॉन्टेक्टर के आउटपुट से निकलने के बाद यहाँ पे R2, Y2 और B2 ये फेरूल नंबर बन जाते हैं 3 फेज सप्लाई के। ठीक है,
आपको कैमरे में सही दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए एक तीनों फेज के अंदर एक एक फ्यूज भी लगा दिए हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया है F1 F3, जो कि 400 एम्पियर के रेटिंग के हैं। 400 एम्पियर तक ये सहन कर सकते हैं, फ्यूज लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे R2 Y2 B2 था, उसके फ्यूज से आउटपुट में जस्ट यहाँ पे R3 Y3 और B3 बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये सॉफ्ट स्टार्टर के L1 L2 L3, जो L1 L2 L3 होते हैं वो इनपुट होते हैं फ्रेंड्स। ये कॉन्टेक्टर के अंदर भी L1 L2 L3 होता है और सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर भी L1 L2 L3 ही दिया गया है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्टार्टर के इनपुट में सप्लाई में कनेक्ट हो जाते हैं तीनों फेज। उसके बाद फ्रेंड्स सॉफ्ट स्टार्टर से T1 T2 T3 ये टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक, जो कि T1 T2 T3 से निकल के सप्लाई R4 Y4 B4 यानी कि जो तीन फेज है ये सॉफ्ट स्टार्टर से निकल गए हैं। यहाँ पे R3 Y3 B3 था और सॉफ्ट स्टार्टर से निकलने के बाद ये R4 Y4 और B4 बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है X1 1 2 3 यानी कि X1 एक टर्मिनल ब्लॉक है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये X1 है टर्मिनल डिटेल X1 TB1 टर्मिनल ब्लॉक 1 X1 लिखा हुआ है, उसमें 1 2 3 ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर 1 2 3। ठीक है, और यहां पे 1 2 3 जो कि R5 Y5 और B5, ये 53 नहीं है फ्रेंड्स, B5 आना था, ये 3 नंबर भी ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रिंट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन फेज मोटर को चले जाते हैं, टू सप्लाई टू मोटर। यहां से आप देख सकते हैं ये मोटर जोड़ रखी है आगे टर्मिनल ब्लॉक के आगे, ये सीधी डायरेक्ट मोटर को जोड़ रखी है सप्लाई, और ये अर्थिंग का एक टर्मिनल एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा ये पावर सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाया हुआ है और किस तरह से इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगाए हैं, क्या क्या एसेसरीज लगी हुई है। यहाँ पे बस बार से उठा के MCCB में दे दिया, MCCB से कॉन्टेक्टर के अंदर, कॉन्टेक्टर से फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज के बाद सॉफ्ट स्टार्टर के बाद टर्मिनल ब्लॉक है तो आ जाते हैं, टर्मिनल ब्लॉक के बाद जो हम केबल डालते हैं पैनल से लेके मोटर तक, वहां तक केबल डाल के हम मोटर तक इसको पहुंचा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था एक इसका पावर सर्किट डायग्राम। अभी हम बात करते हैं इसके कंट्रोल सर्किट के बारे में। तो ये कंट्रोल सर्किट है, हम आपको जूम करके एक एक लाइन को फॉलो करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि जो ये कंट्रोल सर्किट है ये कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहां पे आप देखेंगे तो 230 वोल्टेज AC कंट्रोल बस, यानी कि एक फेज उठाया है और एक न्यूट्रल उठाया है। तो यहां से ऊपर वाला जो है वो फेज सप्लाई है और जो नीचे वाला है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल है, जो कि न्यूट्रल लिंक बना दिया। यहाँ पे NL का मतलब होता है न्यूट्रल लिंक। यहाँ पे फेज के आउटपुट में यहाँ पे एक MCB लगा दी, जो कि 4 एम्पियर की सिंगल फेज की, यानी कि एक फेज की 4 एम्पियर की MCB है इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। यानी कि अगर हमें कुछ स्टार्टर के अंदर कोई काम करना है, ठीक है, इस सर्किट के अंदर कोई काम करना है, कोई इंटरलॉकिंग देनी है, तो हम इस MCB को ऑफ करके इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल को डायरेक्ट हम सर्किट के अंदर ले जाएंगे, न्यूट्रल को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फेज की साइड। तो ये फेज यहां से MCB से होते हुए ये इस तरफ चला जाता है फ्रेंड्स। यहां पे MCCB का NO टर्मिनल दिया गया है, जो कि 13-14 नंबर है फ्रेंड्स। जब MCCB ऑन होगी तभी ये NC बन जाएगा। NC बन जाएगा तो ये सप्लाई इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी और ये इस तरफ मुड़ जाएगी। पहले हम इस तरफ लेके चलेंगे, ये आगे के जो टर्मिनल है बाद में समझाएंगे आपको। ठीक है, एक एक लाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे लिखा हुआ है X2 मैंने पहले बताया था X1 में टर्मिनल ब्लॉक था, यानी कि X2 आ गया तो ये भी कोई टर्मिनल ब्लॉक है। तो हम इसके X2 में देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर में ये फ्यूचर इंटरलॉक इफ एनी, यानी कि इसका मतलब है अगर फ्यूचर में हम कोई इंटरलॉकिंग देना चाहते हैं स्टार्टर के प्रति, मान लो कोई स्टार्टर लगाना है हमें, उससे पहले अगर ये ऑन हुआ तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये एक फ्यूचर इंटरलॉकिंग दे दिए। यहाँ पे टर्मिनल स्पेयर में दे रखा है, वैसे तो यहाँ पे लूप लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर में इंटरलॉकिंग देनी होगी तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल ब्लॉक में आपको दिखा देता हूँ, X2 है ये। X2 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं X2 ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने नंबर है,
3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये है। और फ्यूचर इंटरलॉकिंग, ये आप देख सकते हैं फ्यूचर इंटरलॉकिंग यहाँ पे दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से निकलने के बाद ये सप्लाई आ जाती है पुश बटन 1, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं फ्रेंड्स, पैनल के अंदर लिखा हुआ है। ये पैनल के ऊपर एक बटन है जो कि इमरजेंसी पुश बटन होता है, जिसको हम दबा के छोड़ देते हैं, वो वापस नहीं आता, उसको घुमा के हम वापस लेके आते हैं। ऐसा एक इमरजेंसी पुश बटन होता है, उसके अंदर सप्लाई चली जाती है फ्रेंड्स ये। उसके बाद यहाँ पे X2 के अंदर 5, 6 और 7 नंबर के टर्मिनल के अंदर ये कनेक्ट हो जाती हैं, जो कि फील्ड में जो पुश बटन होते हैं, मोटर के पास में जो पुश बटन होते हैं ना, मोटर के पास में एक स्टार्ट का बटन होता है और एक स्टॉप का बटन होता है। वो फील्ड वाले स्टॉप पुश बटन ये है और ये स्टार्ट पुश बटन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से इसने ये सीरीज में फ्रेंड्स, जो स्टॉप बटन होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, जो स्टार्ट बटन होता है वो हमेशा 2 स्टार्ट बटन आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और होल्डिंग हमेशा स्टार्ट बटन के पैरेलल में कनेक्ट होती है। जैसे ये होल्डिंग है यहाँ पे, तो ये इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ से चलेंगे और ये X2 के अंदर 5, 6, 7 आपको दिखाई देता हूं मैं साथ साथ में। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5, 6, 7 फील्ड स्टार्ट स्टॉप पुश बटन स्टेशन, 5, 6, 7 नंबर, ये यहाँ पे इस तरह का एरो बना हुआ है। तो ये फील्ड स्टार्ट स्टॉप पुश बटन स्टेशन, जो कि फील्ड में जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगे होते हैं उनके लिए यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये 6 नंबर वायर बन के यहाँ पे X2 में आ जाती है 10 नंबर और 11 नंबर में। ये DCS मैनुअल, ये DCS से हमें नहीं चलाना है तो इसको NC करेंगे। अगर हमें DCS से चलाना है तो इसको ऑफ रखेंगे। तो ये एक DCS को मैनुअल और ऑटो में रखने के लिए कॉन्टेक्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये NC होगा तो ये इसके थ्रू चल जाएगा, अगर ये NO रहेगा यानी कि ओपन सर्किट रहेगा ना, तो यहाँ के थ्रू ये नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर यहां से कॉन्टेक्ट आगे बढ़ने के बाद ये X2 के और X2 के अंदर ये 10 और 11 नंबर में कनेक्ट कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं 10 और 11, ये 10 और 11 DCS मैनुअल फीडबैक। ठीक है फ्रेंड्स, ये DCS को भी फीडबैक मिल जाएगी कि अभी मैनुअल में है या फिर ऑटो में है, तो ये DCS को यहां से फीडबैक मिल जाती है। और ये कॉन्टेक्ट NC होगा तो सप्लाई आगे चली जाएगी। और फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्टार्टर जब हमारा हेल्दी होगा तो ये कॉन्टेक्ट NC मिलेगा तो ये जो K1 कॉन्टेक्ट था, जो K1 कॉन्टेक्टर था वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो यहां से देख सकते हैं आप, ये न्यूट्रल डायरेक्ट यहां से आके इसको मिल रहा है, और फेज हमने यहां से लेते हुए स्टार्ट बटन दबाया, यहां से सब फेज आते हुए इसको मिल जाता है। तो कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो गया। जब ये कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो जाता है तो सप्लाई आगे भेज देता है सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर। सॉफ्ट स्टार्टर अपना जो काम करता है वो काम करेगा और सप्लाई मोटर तक भेज देगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है फ्रेंड्स। अगर हमें चलाना हो इसको DCS से, तो यहां से अब आप देख सकते हैं DCS में हम ऑटो का डाल लेंगे। ऑटो के बाद यहाँ ये फ्रेंड्स होल्डिंग के पॉइंट है, ये एक डिसइंटरलॉकिंग का दिया गया है। मैनुअल में अगर इसको डिसइंटरलॉकिंग करना है, ठीक है, तो उससे हम डिसइंटरलॉक कर सकते हैं। इसको कोई भी इंटरलॉकिंग कर रखी है उसको हम बाईपास करना चाहते हैं, डिसइंटरलॉक कर सकते हैं। मैनुअल में एक बटन दिया गया है, वहां से हम इसको डिसइंटरलॉक कर सकते हैं। तो ये डिसइंटरलॉक हो जाएगा, इसको हम बिना किसी इंटरलॉकिंग के चला सकते हैं। और ये एक होल्डिंग है, जब ये स्टार्ट बटन तो एक बार काम करता है, ये बाद में हट जाएगा, उसकी होल्डिंग के लिए ये टर्मिनल दिया गया है। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं DCS के लिए। तो यहां से सप्लाई आएगी, यहां से होते हुए फ्रेंड्स यहां से सप्लाई आई, इधर से ऐसे ऐसे होते हुए आई, और उसके बाद DCS में ऑटो में डाल रखा है। तो यहां से जब हम DCS में क्लिक करेंगे तो 13 नंबर और 14 नंबर ये टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, NC बन जाएगा। NC बनने के बाद सप्लाई यहां से होते हुए, अगर यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर हेल्दी होगा, हेल्दी का NC टर्मिनल मिलेगा। NC टर्मिनल मिलते ही कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही फिर से हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कंट्रोल सर्किट डायग्राम। अब आगे की हम देखते हैं जो इंडिकेशन होते हैं, फीडबैक होते हैं, और कूलिंग फैन इसके अंदर लगा रखे हैं फ्रेंड्स। सॉफ्ट स्टार्टर ज्यादा गर्म ना हो इसलिए कूलिंग फैन, 2 कूलिंग फैन भी लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये कब ऑन होंगे? जब हमारा कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो जाएगा उसके पैरेलल में। यहां पे आप देख सकते हैं फेज सप्लाई यहां से जाती है, और ये K1 कॉन्टेक्टर ये ऑन हो जाएगा, उसके पैरेलल में इस
के कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएंगे। यहां से ये एनसी बन जाएगा, एनसी बनते ही यहां से सप्लाई इसको मिल जाएगी और ये फैन चलने लग जाएंगे। यहां से नीचे से इनको न्यूट्रल मिल रहा है, ये भी चलने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे एक R1 एक रिले लगा रखी है जो कि ट्रिप है, ट्रिप की रिले है। यहां पे अगर एमसीसी भी ट्रिप हो जाती है या फिर कोई स्टार्टर ट्रिप हो जाता है तो एमसीसी भी का एक टर्मिनल ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि एनसी बन जाएगा। एनसी बन जाएगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी, यहां से सप्लाई आएगी और यहां से आते हुए इस रिले को ऑन कर देगी। ये जैसे ही ये रिले ऑन होगी R1 तो ये R1 का ये कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा और ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि मोटर हमारी ट्रिप हो गई है, यानी कि स्टार्टर हमारा ट्रिप हो गया है। और K1 जब ऑन हो जाएगा, K1 का ये कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर K1 है फ्रेंड्स, ये कॉन्टेक्टर का K1 ऑन हो जाएगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही हमें पता लग जाएगा कि मोटर स्टार्ट हो गई है, पैनल के ऊपर ये हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके टर्मिनल की। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं। एक वीडियो को देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे भी पता है, मैं भी बहुत धीरे धीरे समझा था इन चीजों को, बहुत मुश्किल से आती है ये। जब आप ड्राइंग को लेके पैनल के सामने जाओगे, एक एक फेरूल को मैच करोगे, तभी जाके आप इनको समझ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मैं काफी कोशिश करूंगा कि आपको सिखा दूं। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टर्मिनल ब्लॉक की डिटेल मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से दिखा देता हूं। यहां पे X1 की जो डिटेल थी, RYB 3 फेज मोटर को चले जाते हैं। X2 की जो टर्मिनल है वो 230 वोल्टेज हमारी बस बार से फेज और न्यूट्रल कंट्रोल सप्लाई के लिए मिल जाती है। और फ्यूचर इंटरलॉकिंग के लिए 3 नंबर और 4 नंबर से मिल जाता है। और 5, 6, 7 ये फील्ड को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन स्टेशन पे चले जाते हैं। उसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर है ये फ्रॉम मैनुअल डिसइंटरलॉक कॉन्टेक्टर KA1। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर है फ्रेंड्स एक है, उससे अगर मैं डिसइंटरलॉक करना है किसी को तो उसको हमें कॉन्टेक्टर KA1 को ऑन करना पड़ेगा। तो ये 8 और 9 नंबर से कनेक्ट किया गया है। उसके बाद 10 नंबर 11 नंबर में DCS मैनुअल फीडबैक जा रही है कि अभी मैनुअल में है या फिर ऑटो में है, वो यहां से फीडबैक जाएगी। 12 नंबर 13 नंबर में ऑटो फीडबैक जाएगी DCS को। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से 15 नंबर और 16 नंबर से K1 का एक कॉन्टेक्ट जाता है 43-44 नंबर। अगर ये एनसी बन जाएगा तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। 15-16 नंबर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होते ही ये ऑन ऑफ का फीडबैक हो जाएगा PLC को। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ऑन का इंडिकेटर हो जाएगा, अगर ओपन हो जाएगा तो ये ऑफ का इंडिकेटर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे PLC को चला जाता है ये। उसके बाद फ्रेंड्स R1, यहाँ पे मैंने बताया था आपको ट्रिप की रिले है, तो अगर ये R1 ऑपरेट हो जाती है तो ये NC हो जाएगा। NC होते ही ये 17 नंबर और 18 नंबर ट्रिप हो जाएगा। तो PLC को पता लग जाएगा कि मोटर ट्रिप हो गई है, स्टार्टर ट्रिप हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स जो स्टार्टर होते हैं, पैनल होते हैं, वो किसी अलग रूम में रखे होते हैं और जो PLC से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो बंदे कंट्रोल रूम के अंदर होते हैं। तो उनको पता लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अभी स्टार्टर ट्रिप हो गया है या नहीं हुआ, इसलिए फीडबैक ली जाती है PLC के अंदर। और पैनल के ऊपर भी इंडिकेटर से लगाई जाती है फीडबैक। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक R2 लगा रखा है जो कि स्टेटस ऑफ बताता है कि जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, जो DCS से हेल्दी करने के लिए यहाँ पे ये फीडबैक ले रखा है यहाँ से R2 का। 43 नंबर और 44 नंबर इसका कॉन्टेक्ट है और 19-20 नंबर ये है। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे X3 भी दिया गया है। X3 में आपको एक ड्राइंग और है, उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, X3 की ड्राइंग है। 230 वोल्टेज कंट्रोल सप्लाई फ्रॉम बस बार। यहां से एक फेज आया है, एक न्यूट्रल आया है, जो कि फ्यूज के एक यहाँ पे फ्यूज लगा रखा है, यहाँ पे न्यूट्रल लिंक है। और यहाँ पे एक ये K1 का कॉन्टेक्ट दिया गया है। ठीक है, ये जाता है मोटर के अंदर स्पेस हीटर। मोटर के अंदर फ्रेंड्स स्पेस हीटर लगे होते हैं। ठीक है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो वहां पे 3 नंबर और 4 नंबर पे 2 मोटर स्पेस हीटर के लिए वायर चली जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने देखा कि एक पैनल की ड्राइंग किस तरह से पढ़ी जाती है। वैसे तो मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स मैं खुद मानता हूं कि एक बार ड्राइंग पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अपनी साइड से कोशिश करता रहूंगा, बहुत सारी मेरे पास ड्राइंग है। अगर आप भी भेजना चाहते हैं
तो इस चैनल पे बने रहें फ्रेंड्स। मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की करूंगा या फिर कोई लिंक दूंगा, वहां पे आप अपनी ड्राइंग को भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक सॉफ्ट स्टार्टर की ड्राइंग को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद उसके फॉल्ट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कैसे इंडिकेटर होता है, कैसे कंट्रोल होता है, किस तरह से पावर सर्किट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।